हेलो। तो अभी अभी ना दुनिया के सारे बड़े बड़े लीडर्स ब्राजील के बेलेम शहर में इकट्ठे हुए थे। टॉपिक ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज। अब सवाल यह है कि भाई इस बड़ी सी मीटिंग में आखिर हुआ क्या? क्या इससे दुनिया के लिए और स्पेशली हमारे लिए इंडिया के लिए कुछ बदलेगा भी? चलो आज इसी को थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इस पूरे टॉपिक को इन 5 सिंपल पार्ट्स में तोड़कर समझेंगे ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले लेट्स गेट द बेसिक्स राइट। ये कॉप मीटिंग्स होती क्या है भाई? मतलब हर साल इतने सारे देश एक जगह क्यों जमा होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। सोचने वाली बात है ना। आखिर 198 देश हर सिंगल ईयर क्लाइमेट चेंज पर बात करने के लिए क्यों मिलते हैं? क्या मजबूरी है इनकी? मजबूरी काफ़ी बड़ी है। ये हमारे प्लैनेट के फ्यूचर का सवाल है। चलो इसका जवाब ढूंढते हैं। ओके, सो इसको ऐसे समझो। ये जो UNFCCC कॉप है ना, ये बेसिकली एक ग्लोबल एनुअल एग्जाम की तरह है। हर साल सारे देश आते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या क्या किया, और अगले साल का प्लान बताते हैं। बेसिकली ये वो जगह है जहां क्लाइमेट को लेकर दुनिया के रूल्स बनते हैं और सबका प्रोग्रेस चेक होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये मीटिंग सालों से हो रही हैं। देखिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल से इसकी शुरुआत हुई, फिर 2015 में आया लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट, याद है ना? और अभी कुछ साल पहले ग्लासगो में तो इंडिया ने भी बड़े बड़े कमिटमेंट्स किए थे। तो ये सारी मीटिंग्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक लंबी कहानी की तरह। तो इस हिस्ट्री लेसन के बाद चलो अब फास्ट फॉरवर्ड करके सीधे ब्राजील के बेलेम पहुंचते हैं। देखते हैं कि इस बार यानी कॉप 30 में क्या क्या हुआ। तो मीटिंग का जो मेन रिजल्ट निकला उसे नाम दिया गया है बेलेम पैकेज। इसमें टोटल 29 डिसीजंस हैं। और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? इस बार फोकस सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन पर था। मतलब अब बस बातें बहुत हुई, काम करके दिखाओ वाला एटीट्यूड। अब इस पैकेज के अंदर काफ़ी कुछ है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। साउंड कॉम्प्लिकेटेड राइट? पर सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि जो देश अपने जंगल बचाएंगे उन्हें पैसे मिलेंगे, काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड। और ये जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन वर्कर्स की हेल्प करेगा जिनकी जॉब्स फॉसिल फ्यूल्स के खत्म होने से अफेक्ट हो सकती हैं। सो प्रीटी थॉटफुल। ओके, पूरी दुनिया की बातें हो गई। अब आते हैं इंडिया पर। इतनी बड़ी ग्लोबल स्टेज पर हमारा स्टैंड क्या था? हमने क्या कहा, हमारी डिमांड्स क्या थीं, ये जानना तो बनता है ना। इंडिया का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर था। इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस आर नॉट नेगोशिएबल। मतलब बराबरी और न्याय पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और क्लाइमेट जस्टिस का सिंपल सा मतलब है कि जिन देशों ने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पोल्यूशन किया है, जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा उन्हीं की बनती है। इंडिया ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए ये आवाज उठाई। और यहीं पर ना मीटिंग का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट सामने आया। बेसिकली 2 टीमें बन गई। एक तरफ थे डेवलप्ड नेशंस जो कह रहे थे कि भाई अब सबको इंक्लूडिंग इंडिया एमिशंस कम करने होंगे, और दूसरी तरफ था इंडिया और बाकी डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप जिनका कहना था वेट अ मिनट, आपने सालों तक पोल्यूशन किया तो लीड भी आपको ही लेना होगा, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, एंड पैसा भी आपको ही देना होगा। एक और चीज थी जिसका इंडिया ने जोरदार विरोध किया, EU का सीबैम। अब ये सीबैम क्या भला है? देखो सिंपल टर्म्स में ये एक तरह का कार्बन टैक्स है। अगर कोई देश अपने यहाँ क्लाइमेट रूल्स को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं है तो यूरोपियन यूनियन उसके प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा। इंडिया का कहना था कि ये क्लाइमेट एक्शन नहीं बल्कि बिजनेस में भेदभाव करने का एक तरीका है। तो इंडिया सिर्फ नहीं कर रहा था बल्कि एक सॉलिड डिमांड भी रख रहा था, और वो डिमांड थी $1.3 ट्रिलियन की। जी हाँ, ट्रिलियन। ये वो अमाउंट है जो इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज का मानना है कि डेवलप्ड कंट्रीज को हर साल क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर देना चाहिए। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया वादा नहीं है, ये एक पुराना वादा है जो वो अब तक पूरा नहीं कर पाए। तो इतनी सारी बातें हुई, प्लान्स बने, तो क्या इसे सक्सेस माने या ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही थीं? चलो अब कॉइन का दूसरा साइड देखते हैं। कहां कहां पर कॉप 30 फेल हुआ? सबसे बड़ा इशू फॉसिल फ्यूल्स, मतलब पेट्रोल, डीजल, कोल। इन्हें फेज आउट करने का कोई क्लियर प्लान नहीं बन पाया। सब गोलमोल बातें करते रहे। दूसरा क्लाइमेट फाइनेंस, जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को अप्रूव तो कर दिया पर उसके लिए फंडिंग जीरो। तो कमिटमेंट्स और एक्चुअल एक्शन के बीच का गैप अभी भी बहुत बड़ा है। और ये जो फाइनेंस वाला गैप है ना, इसे समझने के लिए नंबर्स देखना बहुत जरूरी है। तो पहले देखते हैं कि गोल क्या है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से अडैप्ट करने के लिए हर साल चाहिए कितना पैसा? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2035 तक डेवलपिंग कंट्रीज को अडाप्टेशन के लिए, मतलब बाढ़, सूखा, तूफान जैसी चीज़ों से बचने के लिए हर साल करीब 310 से 365 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये तो हो गई ज़रूरत। अब देखते हैं रियलिटी क्या है, उन्हें असल में मिल कितना रहा है। एंड प्रिपेयर टू बी शॉक्ड। मिल रहा है सिर्फ लगभग $26 बिलियन। यप,
ज़रूरत है 300 बिलियन से ज़्यादा की और मिल रहा है सिर्फ 26 बिलियन। ये गैप इतना बड़ा है कि यही COP30 की सबसे बड़ी फेलियर्स में से एक है। तो बेलेम में कुछ अच्छा हुआ, कुछ नहीं हुआ, मिक्स्ड रिजल्ट्स, तो अब सवाल ये है कि अब आगे क्या? व्हाट्स द रोड अहेड? देखते। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले कुछ साल बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। 2026 में तुर्की, 2027 में इथियोपिया। इन मीटिंग्स पर प्रेशर होगा कि वो वादों को एक्शन में बदलें। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, इंडिया ने 2028 में COP33 को होस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया है। वाओ! तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, कमिटमेंट्स वर्सेस एक्शन। वादे तो हर साल होते हैं, पर एक्शन कब होगा? क्या अगली COP में फाइनली अकाउंटेबिलिटी तय हो पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे प्लैनेट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। सोचने वाली बात है ना।